हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 30 सॉल्व करेंगे और हमारा विषय है सोशल साइंस। इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है और डेट डालनी है 12 सितंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। ये जो आपका टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स की बुक से है, ठीक है। और टॉपिक है हमारा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। तो बच्चों, वैश्वीकरण से संबंधित आपकी 2 वर्कशीट और भी आ चुकी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया होती है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें दुनिया के, पूरे विश्व के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो वैश्वीकरण होता है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, वैश्विक संचार बढ़ता है, एक रूपता आती है और क्षेत्रीयता बढ़ती है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण एक लंबा सफ़र तय कर चुका है। मतलब जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो वैश्वीकरण का एक बहुत लंबा सफ़र तय कर चुकी है। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय विदेशी दोनों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा से दोनों के लिए, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। अब बच्चों, ये जो वैश्वीकरण हुआ है इसके कारण जो उत्पादक हैं, चाहे वो स्थानीय हों या वो विदेशी हों, ठीक है, दोनों के बीच में बहुत कंपटीशन हुआ है, बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा हुई है। तो जब कंपटीशन हुआ है तो उससे क्या हुआ है, जो शहरी क्षेत्र के धनी वर्ग हैं, मतलब जो पैसे वाला वर्ग है, उसके उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता मतलब होता है प्रयोग करने वाले व्यक्ति, ठीक है। जैसे हम किसी सामान का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उपभोक्ता कहलाएंगे। तो जब भी जो कंपटीशन हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई है, तो उससे क्या हुआ है, शहरी क्षेत्र के जो धनी वर्ग के उपभोक्ता हैं उनको लाभ हुआ है, ठीक है। इन उपभोक्ताओं के सामने अब पहले से अधिक विकल्प हैं। विकल्प मतलब चॉइस बहुत सारी हैं। एक तो स्थानीय सामान मिलेगा इन्हें, और इसके अलावा जो बाहरी विदेशी कंपनियां हैं वो जो सामान दे रही हैं, तो वो बहुत सारे आइटम हो गए, तो वो चॉइस बहुत ज़्यादा हो गई इनके पास, ठीक है। अब कई उत्पादों के लिए बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतों का आनंद लेते हैं। बेहतर गुणवत्ता, जो उनकी क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी के उत्पाद दे रहे हैं, क्योंकि जो स्थानीय हैं वो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बाहर से विदेशी कंपनियां हैं वो भी अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो दोनों कंपनियां एक दूसरे को डिफीट करने के लिए और अपने आप को बहुत अच्छी क्वालिटी अपनी देने के लिए क्या कर रही हैं, बेहतर गुणवत्ता दे रही हैं। तो क्या हो रहा है, इससे जो उपभोक्ता हैं उनके सामने चॉइस भी बहुत अधिक मिल रही है और अच्छी कीमत, मतलब कम से कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का सामान भी मिल रहा है। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर उत्पादक मतलब क्या हुए, जिनकी कंपनियां होती हैं, है ना, जिनकी फैक्ट्री होती हैं वो उत्पादक हुए। और श्रमिकों पर, श्रमिक मतलब जो उसमें मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब आप देखेंगे कि भारत में जो वैश्वीकरण का प्रभाव है, मतलब भारत का जो दूसरे देशों के साथ आर्थिक स्तर पर जो समझौता है, ठीक है, उसका भारत देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, जो धनी वर्ग है वो उसका लाभ उठा रहा है, और जो मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है उसे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। लेकिन एक फ़ायदा हो रहा है कि बेहतर गुणवत्ता का सामान मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, इसमें आपको 3 चित्रों के माध्यम से भी दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएनसी कंपनियों पर प्रभाव। ये देखिए यहाँ पर एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। तो जो मल्टीनेशनल, देखो इसमें आपको फ्लैग दिखाई दे रहे हैं, सभी राष्ट्रों के फ्लैग हैं यहाँ पर, है ना। तो ये है मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी होती है, मतलब कि ये जो कंपनियाँ होती हैं इनके सभी राष्ट्रों में अपने अपने कारखाने या फैक्ट्रियाँ स्थापित होती हैं, ठीक है। और दूसरा आप देख सकते हैं शीर्ष भारतीय कंपनियों पर, ये कोई भारतीय कंपनी है, ठीक है। और तीसरा आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं छोटे भारतीय निर्माताओं पर। तो अब हम ये जानेंगे कि जो भारत का वैश्वीकरण है उसका इन तीनों पर क्या क्या प्रभाव है, एमएनसी कंपनियों पर, भारतीय कंपनियों पर, और जो छोटे उत्पादनकर्ता हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखो, उद्योग में सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड या बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश बढ़ा है, ठीक है। उद्योगों में किस किस चीज़ पर निवेश बढ़ा है,
आप जान सकते हैं आजकल फ़ोन का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है ना। तो सेल फ़ोन पर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम्स हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज़ किए जा रहे हैं ना। सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, फास्ट फूड है और बैंकिंग है। इन सभी में सबसे ज़्यादा निवेश बढ़ा है। ठीक है। दूसरा, उपरोक्त उद्योगों में नई नौकरियों का सृजन हो रहा है। जब फैक्ट्रियाँ खुलती हैं तो रोजगार मिलता है लोगों को, है ना। तो नई नौकरियों का सृजन हो रहा है। तीसरा है, इन उद्योगों को कच्चे माल आदि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हो गई हैं। जो कंपनी इन्हें कच्चा माल देती हैं, ठीक है, तो उनको भी अपना मुनाफा मिल जाता है, तो उनकी स्थिति जो है वो अच्छी हो गई है, मतलब उनकी स्थिति समृद्ध हो गई है। तो ये क्या था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर वैश्वीकरण का प्रभाव है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, शीर्ष भारतीय कंपनियों पर। शीर्ष भारतीय कंपनियां मतलब कुछ कंपनियां जो बहुत ही उच्च स्तर का उत्पादन कर रही हैं और उच्च स्तर का ही मुनाफा ले रही हैं, वो कंपनियां हुई शीर्ष भारतीय कंपनियां। ठीक है। उन्होंने नई तकनीकी और उत्पादन के तरीकों में निवेश किया है और अपने उत्पादक मानकों को बढ़ाया है। ठीक है, मानकों को बढ़ाया है और इसके अलावा जो नए नए तरीके हैं वो खोजे हैं, तो उन तरीकों को अपनी कंपनियों में उन्होंने प्रयोग किया है। क्योंकि जो भारतीय कंपनी है उसमें भारतीय टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर उसका किसी एमएनसी कंपनी से या किसी दूसरी कंपनी से अगर उसका मिलना होता है ना, तो उस कंपनी से भी वो टेक्नोलॉजी लेते हैं, तो फिर क्या होता है, उन्हें नए तरीके मिल जाते हैं, है ना, और उत्पादन के मानक भी बढ़ जाते हैं। दूसरा देखिए, कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफल सहयोग प्राप्त किया है। कुछ कंपनियां सक्सेसफुल रही हैं और कुछ नहीं रही हैं। ठीक है। कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां खुद बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं। कुछ भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी बन गई हैं, एमएनसी बन गई, जैसे टाटा स्टील है, उसकी सभी जगह है ना, फ़ोन की कंपनी है, तो ये क्या है, ये एमएनसी कंपनियां बन चुकी हैं। उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, ठीक है, तो ये कंपनियां क्या हैं, ये भारतीय कंपनियां हैं, लेकिन ये एमएनसी कंपनी बन गई हैं। अब इनके जो ऑफिस हैं, कारखाने, फैक्ट्रियां हैं, वो पूरे विश्व में हैं। आईटी जैसे उद्योगों को सेवा प्रदान करने के लिए नए अवसर, और इसमें भी सेवा प्रदान करने के नए अवसर, मतलब जब नई फैक्ट्रियां खुलती हैं तो उसमें क्या होता है, जॉब के भी ऑप्शन होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, उद्योगों को सेवा प्रदान करने के नए अवसर हैं। कौन से उद्योगों को, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो उद्योग होते हैं उनको। ठीक है। इसके बाद देखो, छोटे भारतीय निर्माताओं पर। अब छोटे भारतीय निर्माताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का। बहुत से छोटे निर्माताओं के लिए वैश्वीकरण ने कुछ चुनौतियां पेश की हैं। अब चुनौतियां क्या हैं, देखिए, इनके पास, जो छोटे निर्माता हैं, इनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी कि जो शीर्ष कंपनियां हैं उनके पास है या एमएनसी कंपनियों के पास है। तो पहला तो इन्होंने टेक्नोलॉजी में टक्कर दी है, तो टेक्नोलॉजी भी कम है। दूसरा, इनके पास इतना अधिक उत्पादन नहीं है ना, जितना कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनरियाँ होती हैं और इनके पास इतनी मशीनरियाँ नहीं होती हैं, तो उत्पादन भी कम है। तीसरा, ये अपने उद्योग को अधिक बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मजदूर और बहुत सारे लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते, जबकि एमएनसी कंपनी तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकती है। चौथा, ये भी हो सकता है कि ये जो कंपनियाँ, ये जो छोटे उद्योगकर्ता हैं, जो भारतीय निर्माता हैं छोटे छोटे, तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं दे सकते जितनी अच्छी क्वालिटी का शीर्ष स्तर की कंपनियां दे सकती हैं या फिर एमएनसी कंपनियां दे सकती हैं। तो बच्चों, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है। तो वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है छोटे भारतीय निर्माताओं पर। अब देखो, बहुत से छोटे निर्माताओं के लिए वैश्वीकरण ने कुछ चुनौतियां पेश की हैं। छोटे निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा के कारण कड़ी टक्कर मिली है। बैटरी, कैपेसिटर, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद, तेल कुछ उदाहरण हैं इसके। ठीक है, ये हमारे भारत में निर्मित होते हैं सामान, सभी होते हैं। ठीक है, बड़े भी और छोटे भी, सभी सामान, लेकिन यही सामान एमएनसी कंपनियां बना रही हैं और जो शीर्ष स्तर की कंपनियां हैं वो बना रही हैं, तो क्या इतनी अच्छी क्वालिटी ये नहीं दे पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक इनके लिए प्रतिस्पर्धा का स्थान मिल गया है इनको, है ना। इनमें से कई इकाइयों ने कई श्रमिकों को रोजगार देने बंद कर दिए। भाई, ये इतना रोजगार नहीं दे सकते क्योंकि इतना अधिक उत्पादन नहीं है, इतना अधिक मुनाफा नहीं है, तो वो रोजगार भी नहीं दे सकते। जबकि एमएनसी कंपनियों में उत्पादन भी ज़्यादा है, मुनाफा भी ज़्यादा है, तो वो रोजगार भी ज़्यादा दे सकते हैं। अधिकांश
अधिकांश नियोक्ता श्रमिकों को लचीले ढंग से रोजगार देना पसंद करते हैं, जिससे नौकरी का नुकसान होता है। क्या लचीला ढंग का मतलब? जब ज़रूरत हो तो रख लिया जाए और जब ज़रूरत ना हो तो उन्हें निकाल दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा इसमें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, शीर्ष भारतीय कंपनियों पर और छोटे भारतीय निर्माताओं पर क्या प्रभाव है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जो समझाती हूँ आपको समझ में आ जाता होगा। ठीक है, अब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। अब विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मतलब भारत में विदेशी निवेश अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो देखिए, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहा जाता है। बच्चों, SEZ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, SEZ, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसे कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इनमें बिजली, पानी, सड़क परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाओं जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। ठीक है, तो इसमें जब सारी सुविधाएं हैं तो क्या होता है इसमें, और अच्छा, इसके अलावा सुविधाओं के अलावा ये अपनी जो कंपनियों की शुरुआती 5 वर्ष के लिए कर का भुगतान नहीं करना पड़ता। जो लोग इन क्षेत्रों में, विशेष जो आर्थिक क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो भी अपनी उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करते हैं, उन लोगों को 5 वर्ष तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। इवन अगर आप कोई छोटी फैक्ट्री खोलते हैं या कोई भी उत्पादन शुरू करते हैं, उत्पादन इकाई डालते हैं, तो वहाँ आपको स्टार्टिंग में ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये जो विशेष आर्थिक जोन है, इसका यही फ़ायदा होता है कि 5 वर्ष तक कोई भी कर नहीं देना पड़ता है। श्रम कानूनों में लचीलापन, श्रमिकों को नियमित रूप से काम पर रखने के बजाय काम के तीव्र दबाव होने पर कंपनियां छोटी अवधि के लिए लचीले ढंग पर काम करवाती हैं। मतलब नियमित रूप से तो नहीं रखते हैं, है ना, लेकिन काम बहुत अधिक होता है तो क्या करते हैं, वो छोटी अवधि के लिए एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं। इस तरह से मजदूरों को रख लेते हैं लचीले ढंग से। तो यह कंपनी के लिए श्रम को लागत को कम करने के लिए किया जाता है, श्रम की लागत को कम करने के लिए। ठीक है, फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं। जो विदेशी कंपनियां हैं वो जो सैलरी देती हैं उसमें क्या होता है, वो अभी और कम उसे करना चाह रही हैं। आपने देखा है MNC कंपनियों में जो सैलरी है, वो अगर हम उसकी तुलना, भारत में MNC कंपनियों की तुलना अगर हम दूसरे राष्ट्रों में उन कंपनियों की सैलरी से बराबरी करें तो हमारी भारतीय कंपनियों की सैलरी बहुत कम है ना। तो अभी भी ये क्या चाहती हैं कि और कम कर दी जाए सैलरी, अभी भी उससे संतुष्ट नहीं है ये लोग। अब आगे देखिए, इस प्रकार सभी को वैश्वीकरण से लाभ नहीं हो रहा है। बच्चों, इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है तो आप थोड़ा गौर से इसे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इस प्रकार सभी को वैश्वीकरण से लाभ नहीं हो रहा है। अभी हमने समझा था कि जो वैश्वीकरण है उससे क्या छोटे उत्पादकों को और मध्यम वर्ग को और निम्न वर्ग को फायदा नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि सभी के लिए अवसर पैदा करने के लिए वैश्वीकरण को और अधिक निष्पक्ष कैसे बनाया जाए, निष्पक्ष बनाना है ना, और इसके लाभों को बेहतर तरीके से साझा किया जाए। अगर ये निष्पक्ष हो जाएगा तो क्या होगा, फिर सभी को फायदा हो जाएगा। फिर तो इसके लिए सरकार की नीतियों को न केवल अमीर और शक्तिशाली बल्कि देश के सभी लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। जो वैश्वीकरण का जो निष्पक्ष रूप है, इसको सभी के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि श्रम कानून ठीक से लागू हो। जो श्रम कानून है, चाहे कोई छोटा उत्पादक हो या बड़ा उत्पादक हो, वहाँ पे श्रम की जो लागत है, श्रम की जो कीमत है, वो एक समान होनी चाहिए। श्रमिकों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सरकार व्यापार और निवेश बाधाओं पर रोक लगा सकती है। ठीक है, यह उचित नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन में बातचीत कर सकता है। विश्व व्यापार संगठन मतलब वर्ल्ड क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन, सॉरी मैं भूल गई अभी, है ना, पिछले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पिछले कुछ वर्षों में लोगों के संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान और प्रतिनिधित्व ने व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। तो ये जो विश्व व्यापार संगठन है ना, तो यहाँ पर जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं यहाँ पर, वो व्यापार से संबंधित होते हैं। तो इसने क्या, व्यापार और निवेश से संबंधित बहुत सारे
सारे निर्णयों को प्रभावित किया है। ठीक है, तो इसमें जो है बातचीत करनी चाहिए जिससे कि जो वैश्वीकरण है वो निष्पक्ष हो सके। इसने प्रदर्शित किया है कि लोग निष्पक्ष वैश्वीकरण के संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो इसने प्रदर्शित किया है, इसने का मतलब है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसने ये दिखाया है कि अगर लोग निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए कदम उठाएंगे तो ये भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अब बच्चों इस वर्कशीट पर आधारित हम प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर में समर्थन में 2 तर्क दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 प्रश्न है। मैं आपको चारों प्रश्नों के लिखित रूप में आंसर दिखाती हूँ। देखिए पहला प्रश्न था, वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फायदेमंद नहीं हुआ है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आपको बताना है। ठीक है, यह कथन सत्य है कि वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फायदेमंद नहीं रहा है, मैं इस कथन से सहमत हूँ। बच्चों हमने अभी पढ़ा था किस तरह से, क्योंकि जो अमीर वर्ग है उसको फ़ायदा मिल रहा है, जो उत्पादक हैं धनी उत्पादक उनको फ़ायदा मिल रहा है, एमएनसी कंपनियों को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन निम्न वर्ग को और मध्यम वर्ग को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जो छोटे उत्पादन करते हैं उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि इसके पक्ष में अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो मैं आपको तर्क बताती हूँ, क्योंकि इससे ग्राहकों व बड़ी कंपनियों को फ़ायदा हुआ है जबकि निम्न समूह को इससे नुकसान हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, श्रमिकों के वेतन में कमी हुई है जबकि काम करने के घंटे बढ़ गए हैं। कंपनी क्या काम अधिक लेती है और सैलरी कम देती है। अब तीसरा पॉइंट है, इसमें पूछा 2 तर्क दिए जा रहे हैं लेकिन मैंने आपको 3 दिए हैं। छोटे उद्यमियों को एमएनसी के आने से नुकसान हुआ है। ठीक है, बड़ी कंपनियों को नहीं हुआ है लेकिन छोटे उद्यमियों को जो कि प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल हैं उनको बहुत अधिक नुकसान हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो कच्चा माल देते हैं उन्हें नुकसान नहीं हुआ है, उनको फ़ायदा हो रहा है ना, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा में उनके साथ हैं, जैसे मान लीजिए कोई एमएनसी कंपनी है ऑयल बनाती है और दूसरी जो एमएनसी कंपनी है वो भी एमएनसी नहीं, एक एमएनसी कंपनी ऑयल बनाती है और कोई छोटा उद्यम करता है वो भी ऑयल बनाता है, तो किसको फ़ायदा अधिक होगा? एमएनसी कंपनी को। उसके पास अच्छी मशीनरी होंगी, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, अच्छे मजदूर होंगे, है ना, और अधिक से अधिक वो उनसे काम लेगा, कम सैलरी देगा। और जो छोटे उद्यम करता है उनके पास उनको इतना फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वो प्रतिस्पर्धा की होड़ में कमज़ोर पड़ जाएंगे। ठीक है, अब इस पर आधारित दूसरा प्रश्न देखिए, SEZ क्या है, उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने में कैसे योगदान दिया है? मैंने अभी आपको बताया था SEZ का अर्थ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसमें बिजली, पानी, सड़क परिवहन, चिकित्सा व शिक्षा का विश्व स्तरीय सुविधाएं होती हैं। पूरे विश्व में एक जैसी सुविधाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश में हो, किसी भी राष्ट्र में हो। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें सभी के लिए एक जैसी सुविधाएं होती हैं। इसके अलावा SEZ में उत्पादन करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्षों में कर के भुगतान से भी छूट दी जाती है। ठीक है, तो ये निवेश करने के लिए देखो, विदेशी निवेश को आकर्षित करने में कैसे योगदान कर रहा है? उनको लालच दिया जा रहा है इस बात का कि अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप अपनी कोई भी उत्पादन इकाई स्थापित करते हैं तो आपको 5 वर्षों में कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जो शुरुआती 5 वर्ष हैं स्टार्टिंग के, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों इस पर आधारित तीसरा प्रश्न है, उसे देखते हैं। देखिए, रमन एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में एक स्थायी कर्मचारी के रूप में काम करता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के कारण कारखाने बंद हो गए और उसने अपनी नौकरी खो दी। ये कैसे था? ये स्थायी कर्मचारी था, किसमें? एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में। लेकिन कारखाना बंद हो गया प्रतिस्पर्धा के कारण, तो क्या हुआ? उसने अपनी नौकरी खो दी। उन्हें एक कंपनी के द्वारा काम पर रखा गया जो अस्थायी आधार पर कम अवधि के लिए लचीले ढंग से श्रमिकों को काम पर रखती थी। जो दूसरी कंपनी थी वो क्या करती थी? लचीले ढंग से, मतलब कभी जब हमें आवश्यकता हो तो हम आपको रखें और अगर आवश्यकता ना हो तो हम आपको निकाल भी सकते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो उन्हें अपने यहाँ पर रोजगार पर रखती। ठीक है, रमन और उसके साथ ही कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव हुआ होगा और उन्हें किस तरह का नुकसान हो सकता है? अब जब प्रतिस्पर्धा की होड़ में कंपनी बंद हो गई और उसने अपनी नौकरी खो दी, है ना, तो खोने के बाद उसे कैसा नुकसान हुआ होगा?
उस पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, तो केवल एक रमन ही नहीं बल्कि रमन के और भी साथी बहुत सारे होंगे, उनको भी बहुत अधिक नुकसान हुआ होगा। तो इसका आंसर देखो पूछा गया है इसमें कि उन्हें किस तरह का नुकसान हो सकता है। तो देखिए, रमन व उसके साथ के कर्मचारियों की नौकरी स्थायी नहीं रही। पहले क्या थी, वो एक स्थायी नौकरी के रूप में नौकरी कर रहे थे, है ना, एक स्थायी कर्मचारी के रूप में। अब क्या है, वो बंद हो गई फैक्ट्री, तो दूसरी कंपनी ने उसे लिया, तो लचीले नियमों के आधार पर लिया, तो अब वो स्थायी कर्मचारी नहीं रहा। दूसरा, उन्हें अधिक से अधिक घंटे काम करना पड़ता है, ठीक है, पहले कम काम करते थे और अब अधिक काम करना पड़ता था। तीसरा, उन्हें वेतन भी कम मिलता है, मतलब उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है और वेतन कम दिया जाता है। तो इस तरह से रमन और उसके साथ के जितने भी कर्मचारी थे उन सभी का नुकसान हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, निष्पक्ष वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता व न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? अभी हमने पढ़ा था निष्पक्ष वैश्वीकरण, ठीक है। तो देखिए, निष्पक्ष वैश्वीकरण से अभिप्राय है सबके लिए एक समान लाभ या फायदा, है ना। जो वैश्वीकरण से अगर फ़ायदा होता है तो सभी के लिए समान होना चाहिए, और अगर नुकसान होता है तो वो भी सभी के लिए समान होना चाहिए। तो लेकिन नुकसान होने का तो मतलब ही नहीं होता कि दूसरी राष्ट्रों में हम संपर्क कर रहे हैं, है ना, तो उससे हमें नुकसान तो होगा नहीं। तो एक समान लाभ हो या एक समान फ़ायदा हो, ये होता है निष्पक्ष वैश्वीकरण। एक समान के मतलब हुआ कि चाहे वो कोई बड़ा उत्पादन करता हो, चाहे कोई छोटा उत्पादन करता हो, या कोई प्रतिस्पर्धा की होड़ में किसी ने अभी अपना कारखाना या उत्पादन इकाई का आरंभ किया हो, कोई भी हो, तो सभी को समान रूप से फ़ायदा मिलेगा। इसके द्वारा सभी को विकासशील देश, विकसित देश, अब देखो हमारा जो भारत देश है वो कैसा देश है, विकासशील देश है ना। अमेरिका है वो एक विकसित देश है। तो चाहे अमेरिका को हो या हमारे भारत देश, अमेरिका से मतलब मैं कोई स्पेसिफिक राष्ट्र का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन हम एक विकसित देश का नाम बताया मैंने, ठीक है। किसी भी विकसित देश का हो या विकासशील देश का हो, कोई भी अमीर हो या गरीब हो, बड़े हो या छोटे हो, सभी उत्पादकों तथा ग्राहकों को एक समान लाभ मिल पाएगा। कब मिल पाएगा? अगर निष्पक्ष वैश्वीकरण होगा तो, ठीक है। और सभी इसके द्वारा काफ़ी हद तक समानता व न्याय सुनिश्चित कर पाएंगे। सभी के साथ क्या होगा? न्याय होगा, है ना, और सभी के साथ समानता होगी। कब होगी? अगर निष्पक्ष वैश्वीकरण होगा तो। बच्चों, आई होप कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता पर आपको इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी की सभी 10th क्लास की वर्कशीट इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई पेंडिंग वर्कशीट रह गई है या आप अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप वीडियो दोबारा ध्यान से सुनना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट से सभी वीडियोज़ सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।